हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंग्लिश के न्यू बैच का सेकंड क्लास करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश के सिलेबस के साथ साथ कुछ फंडामेंटल्स की चीज़ों को भी कवर किया, जिसमें लेटर, वर्ड, सेंटेंस क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कवर किया। हम लोगों ने कल का क्लास सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे ख़त्म किया था, इस वजह से आज हम लोग उसी जगह से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। और आज की क्लास की शुरुआत सबसे पहले एक सॉन्ग से होगी। और ये सॉन्ग यूँ ही नहीं लिखा गया है, क्योंकि अभी जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आने वाला है उसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर से इसमें से हम लोग कैसे पहचानना है सब्जेक्ट को, कैसे पहचानना है ऑब्जेक्ट को, ये इसी सॉन्ग के माध्यम से हमारा क्लियर होगा। तो हम लोग चलते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। अगर किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। और इसी में हमने बताया कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसी तरीके से किसी भी सेंटेंस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावे अगर इन्फिनेटिव होता है, जिरंड होता है या पार्टिसिपल के रूप में होता है तो वो भी कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन के रूप में ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों को इतना ही समझना है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कल की क्लास अगर जो लोग नहीं देखे हैं उसको अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद हमने बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान कैसे करनी है, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करनी है। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हमने प्रश्न किया था हु या व्हाट से। किसी भी सेंटेंस में हु या व्हाट का आंसर देने वाला, रिप्लाई देने वाला सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से हुम या व्हाट का रिप्लाई देने वाला सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हु का मतलब किसने, हुम का मतलब किसको, और ये व्हाट का मतलब आप जान रहे हैं क्या, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अगर हिंदी से हम लोग पहचानना चाहे तो ये जो हमारा सॉन्ग लिखा गया है इससे बेहतर तरीके से हम लोगों को समझ में आएगा। अभी केवल बताएं कि हु या व्हाट का आंसर देगा तो सब्जेक्ट होगा, हुम या व्हाट का आंसर देगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सॉन्ग के माध्यम से समझने से पहले एक छोटी सी बात यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। किसने का जवाब दिया तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, सब्जेक्ट, ठीक है। किसको का जवाब दिया तो यहां से हमारा क्या मिल गया, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। दो और चीजें याद रखेंगे, कैसे, अगर कैसे का जवाब दे रहा है तो ये सेंटेंस में एडवर्ब को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर कैसा का जवाब देगा तो सेंटेंस में एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि वह बहुत तेज लड़का है, वह कैसे लड़का है या वह कैसा लड़का है, तो हम कहेंगे वह तेज लड़का है। तो प्रश्न एराइज होगा वह कैसा लड़का है, तो कैसा है, तेज है। तो कैसा का जवाब देने वाला सेंटेंस में एडजेक्टिव होगा और कैसे का जवाब देने वाला सेंटेंस में क्या होगा, एडवर्ब होगा। कैसे, वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है तो धीरे धीरे चलता है। अगर इसको हम लोग दूसरे माध्यम से सॉन्ग से समझना चाहे तो मैं आपके सामने एक सॉन्ग रख रहा हूँ, कह रहा हूँ ना घोड़ी होगी ना गाड़ी होगी पैदल ही बारात लाऊंगा रे, ना घोड़ी होगी ना गाड़ी होगी पैदल ही बारात लाऊंगा रे। तो प्रश्न अगर इसमें पूछा जाए बारात कैसा लाएंगे या कैसे लाएंगे, तो बारात कैसे लाएंगे, पैदल लाएंगे। इसका मतलब ये जो पैदल है वो कहीं ना कहीं एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर। अभी फिलहाल किसने का जवाब देगा सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसको का जवाब देगा ऑब्जेक्ट होगा, कैसे का जवाब देगा एडवर्ब होगा, कैसा का जवाब देगा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो हम लोग इन सारे चीज़ों को इस सॉन्ग के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। लिखा गया है मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। आप यहाँ से प्रश्न कर सकते हैं, अगर प्रश्न करना चाहे तो प्रश्न कर सकते हैं मोहब्बत ने मोहब्बत को, किसने किसको, किसने पुकारा है तो मोहब्बत ने पुकारा है, किसको पुकारा है तो मोहब्बत को पुकारा। इसका मतलब ये हो गया किसको, किसने किसको कैसे पुकारा है, कैसे पुकारा है तो मोहब्बत से पुकारा है। इसका मतलब किसने का जवाब दिया सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ,
किसको का जवाब दिया, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, और कैसे का जवाब दिया, सेंटेंस में ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो देखो इंग्लिश ज़्यादा टफ है नहीं, हम लोग जानबूझ करके इसको टफ बनाते हैं। इंग्लिश को अगर आप अपने अनुसार सही तरीके से इंटरेस्टिंग बना करके अगर समझते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसके आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचान लिए, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है ये पहचान लिए। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचान लिए और ऑब्जेक्ट पहचान लिए तो अगला टॉपिक हमारा है प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट से एक बार एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन क्या था इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, ये प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट, तो पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो लिखा जा रहा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने अभी देखा ध्यान से कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखा जा रहा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग सब्जेक्ट को छोड़ दे, किसको छोड़ दे, सब्जेक्ट को छोड़ दे, तो सब्जेक्ट के अलावे सेंटेंस में बाकी बचे हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। एकदम आसान सा इसका लॉजिक है। जो भी सेंटेंस आपको लिखा गया है, चाहे वो सेंटेंस छोटा हो चाहे वो सेंटेंस बड़ा हो, उस सेंटेंस में अगर हम लोग सब्जेक्ट पहचान लिए कि सब्जेक्ट आखिर है क्या, रियल सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट का दायरा कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, जितना बड़ा सब्जेक्ट होगा आप उस सब्जेक्ट को अलग कर लो, बाकी जो बचा वो सारा का सारा सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ क्या लिख रहे हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन हिंदी में क्या हो गया, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावे बाकी बचे हिस्से को प्रेडिकेट कहा जाता है। क्लियर है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। लिखा गया है आई टाउट, दूसरा एग्जाम्पल है आई टाउट यू, तीसरा एग्जाम्पल है आई टाउट यू इंग्लिश। अभी हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल पे गौर करेंगे, उसके बाद इसी का वैसा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहले वाले एग्जाम्पल में अगर हम लोगों को प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट को अलग कीजिए, बाकी बचे सब्जेक्ट के अलावे सभी हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। तो सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है, वर्ब के पहले आने वाले को आमतौर पे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहा गया, वर्ब के बाद आने वाले को आमतौर पे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहा गया। तो वर्ब के पहले जो कुछ भी है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होगा, चाहे वो एक शब्द हो या एक से अधिक शब्दों का मिलन हो। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे आई टाउट यू। ठीक है, इस सेंटेंस में अगर ये हमारा वर्ब है तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। इसका मतलब प्रेडिकेट हमारा क्या है, टाउट। और टाउट अपने आप में वर्ब भी है और यही वर्ब हमारा क्या बन रहा है, प्रेडिकेट। अभी जो हम बोल रहे हैं उससे ध्यान से समझेंगे, ये अपने आप में एक वर्ब है और यही वर्ब क्या बन रहा है, प्रेडिकेट बन रहा है। उसके बाद आगे इस सेंटेंस में हमारा वर्ब ये है और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी बचे हिस्से को क्या कहा गया, प्रेडिकेट कहा गया। इस प्रेडिकेट में ना केवल वर्ब है बल्कि वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो प्रेडिकेट केवल वर्ब हो सकता है या वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का हिस्सा भी जुड़ सकता है। ठीक है, अगर अगले वाले हिस्से में हम लोग समझना चाहे तो आई टाउट यू के जगह दूसरा जो है यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दे रहे हैं, आई टाउट यू इंग्लिश। ठीक है, अगर हमने लिखा आई टाउट यू इंग्लिश तो इस सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, आई, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। तो प्रेडिकेट छोटा से बड़ा होते जा रहा है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं एक अच्छे से एग्जाम्पल में जिससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या है जरा ध्यान देंगे।
द मैन हैज़ रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर, एनोनिमस लेटर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस सेंटेंस में प्रेडिकेट कहाँ से कहाँ तक है, क्या है। तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, पहले हम लोग वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ब हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब के पहले वाले को हम लोग सेंटेंस का सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ वो हमारा ये हो गया। ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी बचे हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। तो प्रेडिकेट हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा प्रेडिकेट पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके अलावे क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ये हमारा प्रेडिकेट पहचानने का अच्छा एग्जाम्पल रहा है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, वो एग्जाम्पल क्या है जरा हम लोग ध्यान से समझेंगे। लिखा जा रहा है द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड वेल। अब अगर हमसे पूछा जाए कि आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इस दिए गए सेंटेंस में हम लोगों को प्रेडिकेट अगर आइडेंटिफाई करना है तो पहले हम लोग वर्ब को पहचानेंगे। इस सेंटेंस में वर्ब हमारा यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा वर्ब हो गया। जैसा कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल से बताया कि वर्ब के पहले वाले जो भी दायरे होते हैं सारे के सारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के पहले वाला जो भी हिस्सा है, मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा किसका हिस्सा है, सब्जेक्ट का है। और ये हो गया हमारा वर्ब। तो प्रेडिकेट क्या हो गया, सब्जेक्ट को अलग कर दिया जाए तो जो बच गया वो यहाँ से ले करके यहाँ तक ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इसका मतलब है कि किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट अकेले वर्ब भी हो सकता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रेडिकेट बड़ा भी हो सकता है और प्रेडिकेट छोटा भी हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, प्रेडिकेट पहचानने का सीधा से तरीका कि सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट को अलग कर दिया जाता है, बाकी बचे हिस्से को प्रेडिकेट कहा जाता है। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी का एक अलग से समझना है जो एनडीए में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसी से दूसरा एग्जाम्पल जो एनडीए में पूछा गया है वो क्या है, जरा हम लोग इस पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा गया था द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था और आपसे ये पूछा गया था द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेडिकेट in a sentence is। चार ऑप्शन दिए गए थे। एक था हमारा सब्जेक्ट, दूसरा था ऑब्जेक्ट, तीसरा था वर्ब, चौथा था कॉम्प्लीमेंट। अब हमें आप बताएं कि इनमें से कौन सा आंसर सुटेबल है। बहुत आसान सा है, थोड़ा सा इसे समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेडिकेट इन ए सेंटेंस, कहा जा रहा है कि किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, बस क्या हो जाए कि वो प्रेडिकेट कहला जाए। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि प्रेडिकेट छोटा भी हो सकता है, प्रेडिकेट बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर मिनिमम पूछा गया तो अकेले केवल वर्ब आ गया, वो वर्ब भी हमारा प्रेडिकेट का काम कर सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था आई टाउट, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और यही वर्ब क्या बन रहा था, प्रेडिकेट बन रहा था। इसका मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है प्रेडिकेट होने के लिए वो क्या है, वर्ब। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये वर्ब का जो कंडीशन है कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ क्या कोई सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का हो सकता है,
क्या कोई सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट का हो सकता है या क्या कोई सेंटेंस बिना सब्जेक्ट या बिना ऑब्जेक्ट का हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे। जैसे ही आपसे पूछा गया कि क्या कोई सेंटेंस बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब का हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं। क्या कहा जा रहा है, अ सेंटेंस कैनॉट बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब, विदाउट अ वर्ब। ध्यान देंगे हम लोग, जैसे ही आपसे पूछा जाए कि क्या कोई सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का हो सकता है, क्या कोई सेंटेंस बिना वर्ब का हो सकता है, क्या कोई सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट का हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसे हम लोग नोट करके लिखेंगे। यहाँ से एक बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। लिखा गया है सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस फॉर्म हो ही नहीं सकता है। एक अच्छी बात कि अगर मैंने ये लिखा आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रहा। इसका मतलब ये पता चला कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी आया है तो भी ये सेंटेंस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर हमने लिखा गो टू हेल, नर्क में जाओ, या दूसरा लिखे मान ले जाए ओपन द डोर। ठीक है। इस सेंटेंस में हमारा वर्ब तो है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये हमारा सेंटेंस है, फिर भी हमारा ये सेंटेंस है, फिर भी हमारा ये सेंटेंस है। इसका मतलब किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं भी आता है तो भी वो सेंटेंस हो सकता है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी आता है तो भी वो हमारा सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब का कोई सेंटेंस संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा राम क्रिकेट, क्या ये सेंटेंस है? नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा वर्ब नहीं है, ये भी हमारा वर्ब नहीं है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो एक छोटी सी बात लिखी गई है, इसीलिए मैंने कहा कि फंडामेंटल में हम लोग हर वो छोटी बात पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए आगे के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट अ वर्ब, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का संभव नहीं है। अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्लाउज क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? क्लाउज का। ये क्लाउज आखिर है क्या? तो पहले हम लोग इसके डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। लिखा गया है इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस having its own subject and predicate, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रेडिकेट इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट होने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है वो क्या है? वर्ब है। तो सीधे तौर पे हम लोग प्रेडिकेट को एक तरीके से वर्ब मान सकते हैं। ठीक है। डेफिनेशन में लिखा गया इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यह सेंटेंस का वह हिस्सा है जिसका कोई अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो। अगर अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोले तो वर्ब, अगर अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लाउज बोलेंगे। लेकिन क्लाउज होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सी से क्लाउज और सी से कंजक्शन। इसका मतलब अगर किसी सेंटेंस में कंजक्शन आया है तो जाहिर सी बात है कि कंजक्शन के साथ कम से कम 2 सेंटेंस का जुड़ना अनिवार्य है। जैसे इसमें 2 सेंटेंस आ गया कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ, तो एक सेंटेंस हमारा मेन क्लाउज हो सकता है और दूसरा सेंटेंस हमारा कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लाउज हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्लाउज कितने एग्जाम्पल से हम लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं? तो क्लाउज 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे मेन क्लाउज, पहला हो गया मेन क्लाउज, और दूसरे को बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज, या इसी को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज भी बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये मेन क्लाउज क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या है? तो क्लाउज में इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये है कि उसमें कंजक्शन होना अनिवार्य है, और अगर कंजक्शन है तो उसमें 2 सेंटेंस जुड़ेगा। तो 2 सेंटेंस जुड़ेगा तो एक वाले को हम लोग मेन क्लाउज और दूसरे वाले को
कोऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। लेकिन आखिर कहेंगे किसे, तो ध्यान देंगे ये मेन क्लाउज होता क्या है। लिख रहे हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस विदाउट कंजक्शन। कहने का मतलब जो हमारा सेंटेंस लिखा गया है उस सेंटेंस में उस हिस्से को हम लोग मेन क्लाउज कहेंगे जिस सेंटेंस के साथ कंजक्शन ना हो। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया विदाउट कंजक्शन, क्या लिखा गया है, विदाउट कंजक्शन, मतलब जो सेंटेंस बिना कंजक्शन का हो। और ध्यान रहे कंजक्शन जिस सेंटेंस के लिए आता है उस सेंटेंस के ठीक पहले होता है, ठीक है। इसका मतलब कंजक्शन जिस सेंटेंस के लिए होगा उसके ठीक पहले होगा। तो ध्यान रखना है उस सेंटेंस को हम लोग मेन क्लाउज कहेंगे जिस सेंटेंस के साथ कोई कंजक्शन लगा हुआ ना हो। अब इसका उल्टा होगा, ये उल्टा क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद कंजक्शन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर ये बिना कंजक्शन वाला हिस्सा मेन क्लाउज तो कंजक्शन वाला हिस्सा किस में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लाउज। इसका मतलब जिस सेंटेंस के साथ कंजक्शन लगा हो उस सेंटेंस को हम लोग कौन सा क्लाउज कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं और आप उन एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट क्लाउज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको मिटा रहे हैं। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा जा रहा है, सारे एग्जाम्पल में आप आइडेंटिफाई करेंगे। इसका कितना इंपॉर्टेंस है ये अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लिखा जा रहा है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज द CEO ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी, एक ये हो गया। दूसरा लिख रहे हैं इफ ही goes to Delhi he will see the Red Fort, ठीक है। when you meet him Kamal will help you, ठीक है। ये 3 सेंटेंस से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों सेंटेंस में कौन मेन क्लाउज है और कौन सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग कंजक्शन को पहचानने का काम करेंगे कि पहले वाले सेंटेंस में हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा। एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, दूसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक। इसके बीच में जो आया हुआ ये दैट है, ये ना तो प्रोनाउन है ना ही एडजेक्टिव है, ये अपने आप में क्या है, कंजक्शन है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का दायरा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का हिस्सा। इसका मतलब है कि ये दोनों का दोनों सेंटेंस है। कंजक्शन आया कहाँ है, तो ये जो हमारा इफ है ये क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये भी हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर से हमारा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, फिर से हमारा वर्ब है, फिर से ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब यहाँ जो हमारा व्हेन आया है ये भी क्या है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग इसी में ऐड कर लेते हैं। द मैन आस्क्ड फॉर हेल्प बट नोबडी हेल्प्ड हिम, ठीक है। इसे भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस सेंटेंस में हमारा ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये बीच में जो बट आया है इसे हम लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या है,
कंजक्शन है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जिस सेंटेंस के साथ कंजक्शन नहीं लगा हो वो मेन क्लाउज, जिस सेंटेंस के साथ कंजक्शन लगा हो वो सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि जिस सेंटेंस के लिए कंजक्शन आएगा वह कंजक्शन उस सेंटेंस के ठीक पहले आएगा। इसका मतलब अगर पहले कंजक्शन आ रहा तो उसके साथ जो अटैच्ड सेंटेंस होंगे वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज का हिस्सा होगा। तो इस सेंटेंस के पहले कोई कंजक्शन नहीं आया, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा हिस्सा है वो किसका है? मेन क्लाउज का है। ठीक है, ये किसका हिस्सा हो गया? मेन क्लाउज का हिस्सा हो गया। उसके बाद यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक सेंटेंस है, इस सेंटेंस के ठीक पहले कंजक्शन आया, मतलब ये कंजक्शन इस सेंटेंस के लिए है। तो जिस सेंटेंस के लिए कोई कंजक्शन आया है इसे हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग देखेंगे, सारे सेंटेंस में उसी तरीके से पहचान करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जरा हम लोग की क्या है। इस सेंटेंस में पहले कंजक्शन आ गया, इसका मतलब इस सेंटेंस के लिए कंजक्शन आ चुका है, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउज है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? मेन क्लाउज है। ठीक है, फिर पहले कंजक्शन आ चुका है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है या कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, और ये हमारा क्या है? मेन क्लाउज है। उसी तरीके से इस सेंटेंस के लिए कोई क्लाउज नहीं आया, कोई कंजक्शन नहीं आया, इसे हम लोग मेन क्लाउज कहेंगे। और इस सेंटेंस के लिए कंजक्शन आ चुका है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस नरेशन में कैसे है वो आपको छोटा सा हिंट दे रहे हैं, बाकी नरेशन में ही समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला जो हमारा पहला सेंटेंस है वो कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इनडायरेक्ट फॉर्म में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच दिख रहा है जिसको आपने ट्रांसफॉर्म किया, ये डायरेक्ट नरेशन में किस टेंस में रहा होगा। तो ये सारे चीज़ें आपको नरेशन में समझ में आएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग मेन क्लाउज पढ़ें, सबऑर्डिनेट क्लाउज पढ़ें, वहाँ पे हम लोग ना तो रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ेंगे ना रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो हमारा सीजीएल में क्वेश्चन आ रहा है या बैंकिंग में क्वेश्चन आ रहा है वो ना तो रिपोर्टिंग वर्ब अटैच करके दे रहा है न रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे लिख दिया जाएगा मेन क्लाउज और रिपोर्टेड स्पीच के जगह पे लिख दिया जाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि आपको नरेशन में ही समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे। चाहे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लो, वहाँ भी आपका फर्स्ट रूल यही होगा, फंडामेंटल पढ़ लो फर्स्ट रूल यही होगा, आप किसी भी चैप्टर को उठा लो फर्स्ट रूल आपको इंक्लूड करना ही होगा। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगाया जाना चाहिए, किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार का वर्ब लगाया जाना चाहिए, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, सही से सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सही से वर्ब का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग सब्जेक्ट को पहचानेंगे नाउन एंड नंबर में, किस प्रकार का सब्जेक्ट सिंगुलर है, किस प्रकार का सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। अभी फिलहाल एक छोटी सी बात जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि द बॉय के साथ इज लगाते हैं, बॉयज़ के साथ आर लगाते हैं, उसी के लिए एक छोटा सा रूल है। वो क्या है? कहा गया इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज इन सिंगुलर इट विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड इफ इट इज इन प्लूरल इट विल टेक प्लूरल वर्ब। पहले हम लोग इस स्टेटमेंट को नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल है और ये रूल फंडामेंटल का क्या है? कहा गया है इफ़ द सब्जेक्ट of a sentence is in singular form then it will take singular verb and if it is in plural form it will take
प्लूरल वर्ब। ठीक है, अगर माना जाए तो यह रूल बहुत छोटा है, लेकिन इसी रूल से जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं इसी रूल पे फॉर्मुलेट किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्यों ना हो। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वो तो हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है, या किस प्रकार के शब्द प्रयोग हुए, इन्फिनेटिव सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, जेरेंट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग रूल को ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग केवल और केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग केवल और केवल प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में ध्यान देंगे, अगर हमारे पास प्रोनाउन के रूप में एक छोटा सा एग्जाम्पल, प्रोनाउन के रूप में ही सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, तो इसके साथ जो लगने वाला वर्ब होगा वो क्या क्या हो सकता है। क्या ही के साथ हम लोग आर लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं? नहीं, चूंकि ये हमारा सिंगुलर है और नियम कहता है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। तो ही के साथ हम लोग क्या लगा लिए, इज एम आर के कैटेगरी में से इज लगा लिए, वाज वेयर के कैटेगरी में से वाज लगा लिए, हैज़ हैव के कैटेगरी में से हैज़ लगा लिए, डू डज के कैटेगरी में से डज लगा लिए, और V1 V5 के कैटेगरी में से क्या लगा लिए, V5 लगा लिए। क्योंकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है। ये सब छोटी छोटी बातें जो है हम लोग नाउन में फिर से समझने का काम करेंगे, वहाँ हम लोग और विस्तृत तरीके से समझेंगे। ठीक, ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन हुआ। अगर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में ही के जगह वी प्रयोग करते हैं तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए नियम के अनुसार हम लोगों को प्लूरल वर्ब लगाना होगा। तो इज के जगह हम लोगों को आर लगाना पड़ेगा, वाज के जगह वेयर लगाना पड़ेगा, हैज़ के जगह हैव लगाना पड़ेगा, डज के जगह डू, और V5 के जगह V1। अब इसी में से कुछ स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर आपने सेकेंड पर्सन को छोड़ दिया, यू के जगह क्या लगाएं। यू तो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जब सिंगुलर है तो इज हमने कभी नहीं देखा, हमेशा इसके साथ प्लूरल ही क्यों है। अगर आई है तो आई तो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो एम तो चल सकता है, लेकिन सर अगर ये सिंगुलर है तो फिर प्लूरल वर्ब हैव क्यों लगता है, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। तो इन सारे चीज़ों पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, अभी इसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ये अगर प्रोनाउन के रूप में था तो नाउन के रूप में भी देख लिया जाए। अगर नाउन के रूप में हमारे सामने एक छोटा सा नाउन लिखा गया है राम। ठीक है, अगर इस राम की चर्चा करें तो ये भी हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम लोगों को सिंगुलर वर्ब को ही रखना है। यहाँ भी वही तरीका, इज, वाज, हैज़, डज, या फिर क्या हो जाएगा, V5। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अब इसी के जगह राम के साथ साथ एक और लिख दिया गया, राम एंड श्याम। अब ये सिंगुलर रहा नहीं, अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और जब प्लूरल हो गया तो रूल हमारा किसका चलेगा, प्लूरल का रूल चलेगा। तो प्लूरल का रूल अगर चलेगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हम लोग वर्ब क्या लगाएंगे, आर, वेयर, हैव, डू, और साथ ही साथ क्या लगा लेंगे, V1 लगा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चलता है। हम लोग सब्जेक्ट को पहचानेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब को। ये तो छोटी बात है, ये तो केवल प्रोनाउन और नाउन का रिप्रेजेंटेशन है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाया, प्लूरल है तो प्लूरल लगाया। बाकी और भी चीज़ें हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सब्जेक्ट प्लूरल होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक छोटा सा टॉपिक है पर्सन, इस पे भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होता है, पर्सन, क्योंकि कोई भी पर्सन आपको सिंगुलर फॉर्म में दिख सकता है, प्लूरल फॉर्म में दिख सकता है। ठीक है, अगर हम लोग पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में हम लोगों को मिलता है आई, और इसी का प्लूरल फॉर्म क्या मिल गया, वी। सेकेंड पर्सन की बात करें, इसका भी हम लोग सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस पे नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन खुद एक बड़ा टॉपिक है, जिसे हम लोग प्रोनाउन का फर्स्ट टॉपिक के रूप में देखेंगे। अभी केवल पर्सन की चर्चा करें। फर्स्ट पर्सन आई, आई का प्लूरल वी। सेकेंड पर्सन यू,
इसका प्लूरल यही हो गया, और थर्ड पर्सन हो गया ही, सी, इट, नेम, या फिर यूँ कह सकते हैं इसी में आ गया वन, कोई भी नेम हो, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नेम है इसमें, इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा, इन सभी का प्लूरल दे, ठीक है। तो अब हम लोग देखें कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन होता क्या है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, हम लोग इसे अभी रोक करके रखे हैं क्योंकि अपने आप में एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताने के लिए मैंने यहाँ नोट किया, वो ये कि फर्स्ट पर्सन को आज से हम लोग फर्स्ट पर्सन न बोलकर इसे हम लोग स्पीकर बोलने का काम करेंगे। क्या बोलने का काम करेंगे, स्पीकर, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल लेंगे, स्पीकर। ये स्पीकर क्या है सब कुछ समझ में आएगा। सेकंड पर्सन को हम लोग सेकंड पर्सन ना बोल करके लिसनर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिसनर बोलेंगे। ये सारे के सारे चीज़ें क्यों बोले जा रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन को हम लोग नॉन एक्टिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन एक्टिव पर्सन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को अभी ये देखना नहीं, क्योंकि जब चार्ट आपको बनाया जाएगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस का, तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। फिलहाल हम लोगों को जानना है कि फर्स्ट पर्सन को स्पीकर बोला जाएगा, सेकंड पर्सन को लिसनर बोला जाएगा और थर्ड पर्सन को नॉन एक्टिव पर्सन बोला जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा फंडामेंटल का सेकंड क्लास था, इसमें हम लोग 1 से 2 क्लास और लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है।